नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि इसमें आपके सामने चार कथन और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, हमारे देश में आपके लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। दूसरा कथन कह रहा है कि भारत एक प्रभुता संपन्न राज्य है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है, जो भारत एक आपका प्रभुता संपन्न राज्य है, क्योंकि हमारे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, किसी का नियंत्रण नहीं है, हम बाहरी शक्ति से मुक्त हैं। तीसरा कथन कह रहा है कि भारत में लोकतांत्रिक समाज है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है, जो भारत की जो सोसाइटी है आपकी लोकतांत्रिक है। चौथा कथन कह रहा है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो चौथा कथन भी बिल्कुल ठीक है, भारत आपका एक कल्याणकारी राज्य है। तो इसमें पहला दूसरा तीसरा सारे ही कथन ठीक है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है। तो एक ये ऑप्शन कह रहा है कि एक संविधान संगत सरकार। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो भारत का संविधान है इसमें ये हमारी सरकार भी होती है। तो ये तो भारतीय संविधान की विशेषता है। विधि का शासन भी हमारे देश में है। तो विधि का शासन भी भारतीय राज्य व्यवस्था की या भारतीय राजतंत्र की विशेषता है। और लोकतांत्रिक सरकार तो हमारी रहती है, ये भी हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है, लेकिन सत्तावादी सरकार हमारे संविधान की विशेषता नहीं है। इस वजह से डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। भारतीय शासन प्रणाली में शासन का संचालन जो होता है आपके संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होता है। और भारत में आपका विधि का शासन है। और यह हमारे गणतंत्र है, न कि आपका राजतंत्र है। और प्रत्येक 5 साल के बाद हमारी जो जनता द्वारा हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं उनका निर्वाचन किया जाता है। और इसलिए आपको लोकतांत्रिक सरकार का एक गठन करती है। यहाँ हमारी सत्तावादी सरकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को जो अधिकार मिलते हैं ये आपके भारतीय संविधान से मिलते हैं। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को जो अधिकार के जो स्रोत है ये आपका भारत का संविधान है। और संघीय शासन प्रणाली के अनुरूप केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। और आर्थिक शक्तियों का भी विभाजन भारतीय संविधान के अनुसार ही किया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसमें दो कथन दिए गए और आपको बताना कि इसमें कौन से कथन और कारण सही है या गलत है। कथन कह रहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो कथन बिल्कुल ठीक है, जो भारत आपका एक डेमोक्रेटिक देश है। और दूसरा कथन कह रहा है कि भारत का अपना एक संविधान है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, जो भारत का अपना एक संविधान भी है। तो इसमें पहला कथन भी ठीक है, दूसरा कथन भी ठीक है, लेकिन ये आपकी एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। भारत आपका एक लोकतांत्रिक देश है और इसका प्रमाण संविधान की उद्देशिका के प्रारंभ के शब्दों से होता है। क्योंकि भारतीय संविधान की उद्देशिका की जो शुरुआत होती है भारत के लोगों से होती है। और भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए को संदर्भित करता है। और लोकतंत्र शासन का वो रूप होता है जिसमें सभी महत्वपूर्ण निर्णय जो होते हैं आपके जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को संयुक्त रूप से किए जाते हैं। और भारत में भी शासन के लोकतांत्रिक रूप को ही अपनाया गया है। भारत का अपना लिखित संविधान है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है। तो जवाबदेही जो है ये आपके सुशासन की विशेषता है। कानून का नियम भी आपके सुशासन की विशेषता है। पारदर्शिता भी आपके सुशासन की विशेषता है। लेकिन जो लाल फिताशाही है आपके सुशासन की विशेषता नहीं है। और सुशासन की विशेषता में ध्यान रखना, जवाबदेही, कानून का नियम, पारदर्शिता, हिस्सेदारी, दक्षता और प्रभावशीलता और सर्वसम्मति से निर्णय लेना ये आपकी सुशासन की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या है। तो कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य है कि आपके जो कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंधन करना है। इस वजह से जो भी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। कल्याणकारी राज्य नागरिकों के, विशेष रूप से कमजोर वर्गों के नागरिकों के लिए आपके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। और इसमें आपके नागरिकों
यह इसमें आपके नागरिकों का वो वर्ग जो सामाजिक आर्थिक रूप से सुदृढ़ है वो अपना कल्याण स्वयं कर सकता है। इसमें किसी विशेष संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आपके देखा होगा कि जो किसान प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना है, ये सभी किसानों के लिए नहीं है बल्कि छोटे किसानों के लिए लाया जाता है क्योंकि इनका वेलफेयर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य हर जगह है और यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? तो राज्य हर जगह यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, तो जो ये वक्तव्य है ये आपके कल्याणकारी राज्य को इंडिकेट करता है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। कल्याणकारी राज्य जो कल्याणकारी राज्य आपके ये सरकार का समग्र विकास और प्रगति की व्यापक पर अधिक धनात्मक को संदर्भित होकर कार्य करती है। और इसका कल्याणकारी राज्य का मतलब मात्र ये नहीं कि शांति व्यवस्था बनाए रखें या विवादों का समाधान करें, बल्कि आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध कराएं, बल्कि इसका कार्य है कि आपके लोगों का वेलफेयर भी करना है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो कल्याणकारी राज्य जो है यह भारतीय संविधान का दर्शन है, भारतीय संविधान की विशेषता है, क्योंकि संविधान का जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है जिसका उल्लेख संविधान के भाग 4 में, इसमें आपके कल्याणकारी राज्य की बात की गई है। राजनीतिक समानता भी हमारे संविधान का दर्शन है, क्योंकि भारतीय संविधान की जो उद्देश्य का इसमें आपके राजनीतिक समानता की बात की गई है। जो समाजवादी राज्य ये भी हमारे संविधान का दर्शन है, और समाजवादी शब्द का उल्लेख आपके संविधान की उद्देशिका में किया गया है। लेकिन साम्यवादी राज्य हमारे संविधान की विशेषता नहीं है, नहीं हमारे संविधान का दर्शन है, और नहीं साम्यवादी शब्द हमारे संविधान में उल्लेखित किया गया है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ये ऑप्शन कह रहा है कि भारतीय संविधान अध्यक्षतात्मक है, तो पहला ऑप्शन गलत है। भारत का जो संविधान है ये आपका संसदात्मक प्रजातंत्र है। बी ऑप्शन कह रहा है कि भारत एक नामात्र का राजतंत्र है, तो भारत में आपका राजतंत्र नहीं बल्कि भारत में आपका एक लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र का मतलब इसकी शक्ति आपकी जनता में नियत होती है। सी ऑप्शन कह रहा है भारत एक कुलीन तंत्र है, तो सी ऑप्शन भी गलत है, भारत में आपका कुलीन तंत्र नहीं है। डी ऑप्शन कह रहा है कि भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो भारत में राजनीतिक सत्ता का जो प्रमुख स्रोत है ये आपकी जनता है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत देश की जनता है, क्योंकि भारत का संविधान का जो आरंभ होता है यह भारत के लोगों से होता है, और साथ ही भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य भी है, और भारत में राज सत्ता जो है आपके जनता में नियत है, और जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार है, और जो जनता द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं इनके सेवक होते हैं, ना कि इनके स्वामी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो जो अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली का जो आधारभूत तत्व है ये आपकी एकल कार्यपालिका होती है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा, और इसमें आपके सत्ता भी क्या होती है, केंद्रीकृत होती है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है? तो कार्यपालिका, ये ऑप्शन कह रहा है कि कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की जो विशेषता में आपके जो कार्यकारिणी का जो प्रमुख होगा ये आपका राष्ट्रपति होता है। बी ऑप्शन कह रहा है राष्ट्रपति अपने मंत्री परिषद का स्वयं चयन करता है, तो बी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो राष्ट्रपति होता है ये अपने मंत्रियों का चयन स्वयं करता है, अपने विवेक से करता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है, तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली में आपके जो राष्ट्रपति होता है आपकी व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। तो ये सारे ही जो ऑप्शन है ये आपके अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और क्योंकि अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली की विशेषता में आपके तो कार्यकारिणी का प्रमुख जो होता है आपके राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का स्वयं चयन करता है, और राष्ट्रपति आपकी संसद को भंग नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अध्यक्षतात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो अध्यक्षात्मक शासन का जो उदय जो सबसे पहले हुआ था यह आपके यूएसए में हुआ था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, तो भारत में जो प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। यानी जनता ही सर्व से ज्यादा शक्तिशाली है लोकतंत्र में। इस वजह से ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार है। जनता अपने मतदान के अधिकार के द्वारा आपके प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और ये प्रतिनिधि ही शासन सत्ता का संचालन करते हैं। जब ये प्रतिनिधि जनता के कल्याण या उनका सही तरह से संचालन नहीं कर पाते हैं या उचित तरीके से उनको संचालित नहीं कर पाते हैं, तो जनता इनको अपने वोटों के माध्यम से पराजित करके इनको अलग कर सकती है, इनको साइड कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। तो लोकतंत्र का सबसे उत्कृष्ट गुण यह है कि जो साधारण पुरुष और महिलाओं की जो बुद्धिमय बुद्धि और चरित्र को ये क्रियाशील बनाता है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। लोकतंत्र का सबसे अच्छा जो गुण है यह जो साधारण पुरुष या महिलाओं की जो बुद्धि और चरित्र होगा उनको क्रियाशील बनाता है। और लोकतंत्र में सामान्य नागरिकों को समुदाय से पर्याप्त भागीदारी की अपेक्षा की जाती है। और एक अच्छे नागरिक की सक्रिय भागीदारी स्वस्थ समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और लोकतंत्र को अच्छे नागरिकों की जरूरत होती है और इसलिए वो अच्छे व्यक्ति का विकास करता है। लोकतांत्रिक नागरिकता एक बौद्धिक कार्य है जिसमें आम लोगों को राजनीतिक मुद्दों और उम्मीदवारों के बारे में निर्णय लेने की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो भारत एक गणतंत्र है क्योंकि हमारे यहाँ गणतंत्र है, इसका मतलब यह है कि भारत में जो है आपके वंशानुगत शासन नहीं है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि भारत का जो राष्ट्रपति होगा ये आपका निर्वाचित होता है। गणतंत्र का आशय राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से होता है और यहाँ आपके वंशानुगत शासन नहीं होता है। और भारत में राष्ट्र का प्रधान अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होता है और इस प्रकार भारत एक गणतंत्र है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। तो भारत एक गणतंत्र है क्योंकि हमारे जो राज्य का जो अध्यक्ष है ये आपका निर्वाचित होता है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन से भी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो भारत का संविधान जो है किस लिए परिसंघीय कहा जाता है? क्योंकि भारत के संविधान में जो केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का जो बंटवारा है ये किया गया है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा, क्योंकि कह रहा है केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। कोई राज्य संघात्मक अथवा एकात्मक तब होता है जब वो संविधान द्वारा संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर किया जाता है। यदि संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का अगर बंटवारा किया जाता है तो उस राज्य को आपके संघीय राज्य कहा जाता है। और भारत का संविधान परिसंघीय है क्योंकि हमारे केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान अत्यंत कठोर और अत्यंत लचीला है। यानी भारत का संविधान कठोर भी है और भारत का संविधान आपका लचीला भी है, क्योंकि जो आर्टिकल 368 है इसमें इसके अधीन आपके संशोधन करना बहुत कठिन काम है, क्योंकि इसमें आपके 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। बल्कि लचीला इसलिए कहा जाता है कि जो भारत का संविधान इसमें साधारण बहुमत से भी संशोधन हो जाता है। इसलिए भारत का संविधान ना तो अधिक कठोर है ना ही अधिक लचीला है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित कौन सा है? तो भारत की संसदीय प्रणाली जो ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से जो अलग है, क्योंकि हमारे संविधान में आपका जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है, जबकि ब्रिटेन के संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है।
इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और सामूहिक सामूहिक उत्तरदायित्व आपके भारतीय संविधान और ब्रिटेन के दोनों ही संविधानों में है। द्विसदनात्मक व्यवस्था भी ब्रिटेन में भी है, भारत में भी है। और वास्तविक और नामात्र की कार्यपालिका शक्तियाँ जो आपके ब्रिटेन में भी है और भारत में भी है। और ब्रिटेन में लिखित संविधान की का भी अभाव देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ की जो संसद ये आपके संप्रभु निकाय है, जबकि भारत की संसद की शक्तियाँ जो कार्य प्रणाली जो है संविधान की सीमाओं के अधीन ही काम करना होता है। भारत की संसद को आपके संविधान के अंतर्गत काम करना होता है, जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें दो कथन दिए गए, कथन और कारण दिए गए, और आपको बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। कथन कह रहा है कि भारत का संविधान एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, भारत का संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, क्योंकि हमारे केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। कारण कह रहा है कि इसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो दूसरा कारण भी बिल्कुल ठीक है, जो भारत में एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की गई है। इसलिए कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं कर पा रहा है, इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। जो भारतीय संविधान है आपके संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है, क्योंकि केंद्र राज्यों के बीच इसमें बंटवारा किया गया है। और ये पूर्ण संघ नहीं है, क्योंकि इसके कई प्रावधान आपके एक शक्तिशाली केंद्र की रचना करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी आपके कथन और कारण वाला। कथन कह रहा है कि भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। तो कथन बिल्कुल ठीक है, जो भारत में जो संघ का जो कॉन्सेप्ट ये बना रहना चाहिए, इसको विवादित, इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको अगर डिवाइड करें तो ये भारत का में व्यवहारिक नहीं हो पाएगा। तो कथन तो ठीक है। कारण कह रहा है भारत एक संघीय राज्य नहीं है। तो कारण गलत है, भारत एक संघीय राज्य है, इस वजह से कारण गलत है, कथन ठीक है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है। तो भारतीय संविधान की जो यह अनिवार्य विशेषता है कि यह दर्शाती है कि उसका जो स्वरूप है वो संघीय है, क्योंकि हमारी जो न्यायपालिका ये आपकी स्वतंत्रता, भारत की जो न्यायपालिका ये स्वतंत्र है, वो सुरक्षित है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। भारतीय राज्य व्यवस्था जो है आपके संघीय लक्षणों के भारतीय राज्य व्यवस्था के जो है आपके संघीय है। और संघीय लक्षण जो है ये आपके एक तो लिखित और कठोर संविधान होता है, और इसमें आपके संविधान की सर्वोच्चता रहती है, और केंद्र राज्यों के बीच आपकी शक्तियों का बंटवारा होता है, और न्यायपालिका आपकी आज़ाद होती है, स्वतंत्र होती है, और इसमें आपके द्विसदनीय व्यवस्था का कॉन्सेप्ट होता है। और इसमें आपकी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित होना संघीय प्रणाली का अनिवार्य शर्त है, क्योंकि न्यायपालिका के पास ही संविधान की व्याख्या करने की शक्ति होती है, ताकि हमारे जो मूलभूत संविधान या मूलभूत कॉन्सेप्ट है उसमें आपका छेड़खानी ना कर सकते हैं, उसमें संशोधन नहीं कर सकें। और भारतीय संविधान केंद्र राज्यों के बीच अगर केंद्र राज्यों के बीच कोई विवाद हो जाता है, तो उसका निर्णय भी आपके न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है, और ये आपके न्यायपालिका के आरंभिक क्षेत्र अधिकार में आता है। जो भारत का जो उच्च सदन राज्यसभा, ये आपके राज्यों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, और ये आपके भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय स्वरूप को ही दर्शाता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिखित संविधान के तहत सुरक्षित होने को ही प्रश्नगत विकल्पों में भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय स्वरूप को दर्शाने में अनिवार्य विशेषता मानना उचित है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के संघीय लक्षण नहीं है। तो केंद्र राज्यों के बीच जो शक्तियों का जो बंटवारा है ये भारतीय संविधान की संघीय विशेषता का लक्षण है। बी ऑप्शन कह रहा है कि पूर्ण रूप से लिखित संविधान। तो बी ऑप्शन भी ठीक है, जो भारत का संविधान लिखित संविधान है, और यह हमारे संघीय ढांचे का लक्षण है। सी ऑप्शन कह रहा है कि एकरी नागरिकता। तो सी ऑप्शन गलत है, जो एकरी नागरिकता ये आपके एकात्मक आपके परिसंघीय संविधान का लक्षण नहीं है, और भारत के संविधान में आपके भारतीय संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। इस वजह से सी ऑप्शन होगा यह आपका स्वतंत्र सही आंसर होगा। और जो स्वतंत्र न्यायपालिका ये आपके सभी संघीय संविधान का लक्षण है, इस वजह से सी ऑप्शन सही आंसर है। जो भारतीय संविधान है इसमें आपके एकात्मक और संघात्मक दोनों ही विशेषता देखने को मिलती है,
और भारतीय संविधान में जो संघात्मक लक्षणों की जो विशेषता है, इसमें आपके एक तो लिखित संविधान होता है, दूसरा हमारा कठोर संविधान है, और केंद्र राज्यों के बीच बंटवारा किया गया है, और न्यायपालिका को सर्वोच्च माना गया है, और द्विसदनीय विधानमंडल का कॉन्सेप्ट है। और जो एकात्मकता का जो लक्षण है, जैसे आपकी एकल नागरिकता है, और राज्यपालों के द्वारा राष्ट्रपति की जो राज्यपालों की जो नियुक्ति की जाती है आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये भी आपकी एकात्मकता का लक्षण है। और आपातकाल की घोषणा करना भी आपकी एकात्मकता का लक्षण है। ये सारे कॉन्सेप्ट जो है आपकी एकात्मकता के लक्षण है। और जो एकरी नागरिकता, ये आपके संघीय लक्षण नहीं बल्कि आपकी एकात्मकता का लक्षण है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन सा एकात्मक तत्व पाए जाते हैं। पहला कथन कह रहा है कि लिखित संविधान, तो लिखित संविधान आपके एकात्मकता का लक्षण नहीं बल्कि लिखित संविधान जो है ये आपका परिसंघीय व्यवस्था का लक्षण है। दूसरा कथन कह रहा है कि कठोर संविधान, तो कठोर संविधान भी आपके एकात्मक तत्व का लक्षण नहीं बल्कि आपके परिसंघीय व्यवस्था का तत्व है। तीसरा कथन कह रहा है कि संविधान की सर्वोच्चता, तो तीसरा कथन भी गलत है। जो जहाँ संविधान की सर्वोच्चता होती है आपकी परिसंघीय व्यवस्था का लक्षण है, ना कि आपकी एकात्मकता का लक्षण। चौथा कथन कह रहा है कि राज्यपालों की नियुक्ति, तो जहाँ राज्यपालों की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये आपके एकात्मकता का लक्षण है। और पांचवा कथन कह रहा है कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण, तो शक्तियों का जहाँ विकेंद्रीकरण होगा ये आपका परिसंघीय व्यवस्था का लक्षण मूलभूत तत्व होता है, और अन्य जो तत्व हैं ये इन्हीं से निकल के आते हैं। तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी आपके परिसंघीय व्यवस्था का लक्षण है। छठा कथन कह रहा है कि राज्य विधेयकों में राष्ट्रपति की स्वीकृति, तो राज्य के विधेयकों पर जब राष्ट्रपति की स्वीकृति होती है तो ये आपके एकात्मकता का लक्षण है। और संवैधानिक संकट जो है ये भी आपकी संवैधानिक संकट जो होता है ये भी आपका संविधान के एकात्मकता का लक्षण है। और एक सर्वोच्च न्यायालय जो होगा ये आपके एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, ये आपका परिसंघीय व्यवस्था का लक्षण है। तो इसमें आपको बताना था कि एकात्मकता के लक्षण कौन है, तो राज्यपाल की नियुक्ति, और राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, और संविधान का संकट। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा।